हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है बेरोजगार से रोजगार तक के वाईटी चैनल पर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दासों के कितने प्रकार बताए हैं? तो पहला ऑप्शन है 5 प्रकार, दूसरा है 7 प्रकार, तीसरा है 9 प्रकार और डी नंबर है 8 प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दासों के कितने प्रकार बताए हैं? तो 9 प्रकार बताए हैं ना। अब हम कौटिल्य के बारे में कुछ जानते हैं। कौटिल्य जो है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसके दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य थे, जिसे हम चाणक्य कहते हैं ना। और इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। और इसने इसने अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र की रचना की है। इस जो राजनीति, इसका संबंध जो है ना राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध क्या चीज़ से है? राजनीति से है ना। और इसके अनुवादक का नाम क्या है? इसके अर्थशास्त्र के अनुवादक का नाम साम शास्त्री है। क्या है? साम शास्त्री है। और अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र, ये जो 15 अधिकरणों और प्रत्येक अधिकरण में 12 को प्रकरण है। और 15 अधिकरणों और 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और 180 प्रकरणों में विभाजित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस शासक ने अपने शिलालेखों रॉड एडिक्ट 13 के माध्यम से, यहाँ पर 13 है, मिस्टेक हो गया है, 13 के माध्यम से अहिंसा और धर्म की नीति को व्यक्त किया है? तो इसका प्रथम ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, दूसरा है सम्राट अशोक, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है हर्षवर्धन। इसमें चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की स्थापना, किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। और चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश में कौन आता है? तो बिंदुसार आता है। यानी 1 नंबर पर चंद्रगुप्त मौर्य आता है, 2 नंबर बिंदुसार आता है और 3 नंबर पर अशोक आता है। अब हम बात करें तो इसके 13वें शिलालेख में ना, इसके 13वें शिलालेख में अहिंसा और धम्म की नीति का चर्चा है। अहिंसा और धम्म की नीति की बात है ना। जबकि इसके पहले शिलालेख में क्या है? तो इसके पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा। इसके पहले शिलालेख में क्या है? तो पशु बलि की निंदा है ना। जबकि दूसरे शिलालेख में क्या है? दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था है। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था है। इसमें मनुष्य और दोनों की चिकित्सा व्यवस्था है। और इसमें इसके 7वां और 8वां शिलालेख है ना, जो दोनों एक ही है, 8वां और 7वां और 8वां शिलालेख, उसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? तो 7वां और 8वां में। तीर्थ यात्रा का उल्लेख किसमें है? तो 7वां और 8वां में। जबकि इसके चौथे अभिलेख जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे अभिलेख में क्या है? तो चौथे अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा है। धम्म घोष की चर्चा है। और इसके डी नंबर ऑप्शन में क्या था? मतलब ये क्वेश्चन था ना 2 नंबर, इसके डी में क्या था? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो हर्षवर्धन किस वंश के था? तो पुष्यभूति वंश के था। हर्षवर्धन किस वंश के था? तो पुष्यभूति। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते थे? तो जो कादम्बरी की रचना किए थे ना, कादम्बरी और बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहते? तो बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है ना, बाणभट्ट को कादम्बरी और हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इसने कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में धारणीय विकास से संबंधित कार्य किस बोर्ड या विभाग के अधीन आता है? तो पहला है ऑप्शन ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है योजना और विकास विभाग, तीसरा है वन एवं पर्यावरण बोर्ड और चौथा है कृषि एवं सिंचाई विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना और विकास विभाग। इसका क्या हो जाएगा? योजना और विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 9.75 करोड़, सेकंड ऑप्शन है 9.41 करोड़ और थर्ड ऑप्शन है 11.25 करोड़। डी नंबर ऑप्शन है 10.05 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा
4 करोड़। इसका अगर हम पूरा में देखते हैं तो 10, 40, 99, 452 आता है ना। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 10.40 करोड़, तो यानी इसका आता है 10, 40, 99, 452। ये जो है ना बिहार पुलिस नहीं, बिहार दरोगा में पूछा गया है। पूरा को ही पूछा गया, 10, 40, 99, 452 याद रखना है, 10, 40, 99, 452। और हम बात करें तो ये भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 8.58% है। जो बिहार की जनसंख्या है ना, भारत की जनसंख्या का 8.58% है। जबकि इसकी भूमि की बात करें तो भूमि बहुत कम है, 2.48% है। भूमि कितना है, 2.48%। अब बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। अब यहाँ की साक्षरता कितना है, बिहार की साक्षरता बहुत कम है, 61% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। और इसके महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता कितना हो गया, 51% है। महिला साक्षरता 51%। और पुरुष कितना है, तो पुरुष हो गया 71%। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए मेन तो हो गया साक्षरता कितना, 61%, जिसमें कि अगर 10 माइनस करेंगे तो महिला का निकल जाएगा, और 10 प्लस करेंगे तो किसका निकल जाएगा, पुरुष का निकल जाएगा। इस तरह हम इसको याद रख लेंगे। अब बात करते हैं लिंगानुपात का। लिंगानुपात बिहार का 9 से 18 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 9 से 18। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछ देता है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात हो गया 9 से 35, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला में किस जैन संत के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, तो पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, दूसरा है स्थूलभद्र, तीसरा है कुंदनु चार्ज, और डी है महावीर। तो चंद्रगिरी पर्वत, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे ना। और इसी के जो अंतिम तीर्थकर है, 24वां तीर्थकर, इसमें टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। उसमें 24 तीर्थकर में सबसे लास्ट वाला 24वां तीर्थकर कौन है, तो महावीर है। 24वां तीर्थकर कौन है, तो महावीर है। तो जब 300 ईसा पूर्व में मगध में ना भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। उसी समय ना मतलब महावीर के 2 शिष्य थे, मतलब स्थूलभद्र और एगो स्थूलभद्र थे और एगो भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु ना अपने सभी शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र यहीं पे रुक गए, मतलब यहाँ मगध में ही रुक गए। तो जब कर्नाटक चले, उसी कर्नाटक में ना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या है, चंद्रगिरी पर्वत है। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि चंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और इसी चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मतलब संलेखन पद्धति के द्वारा मतलब इसमें जो होता है ना, उपवास रहा जाता है। संलेखन पद्धति के द्वारा उपवास रहकर, मतलब भूखे रहकर अपना शरीर को त्याग दिए। और अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन, मेगास्थनीज। कौन आया था, मेगास्थनीज। ये जो है ना सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। मेगास्थनीज किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज के किताब का नाम क्या है, तो इंडिका है। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है, तो इंडिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बिहार विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिहार विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के ना सदस्यों का कार्यकाल, जो पहला ऑप्शन 1 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो देखिए 5 वर्ष तो हो गया किसका कार्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं, इस सब का कार्यकाल कितना हो गया था, 5 वर्ष। अब देखो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना, 2 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 2 वर्ष होता है। और 1 वर्ष जो होता है ना केंद्र में, मतलब केंद्र का जो प्राक्कलन समिति होता है, उसमें इसका कार्यकाल कितना होता है, केंद्र का प्राक्कलन समिति में एक वर्ष होता है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं केंद्र के प्राक्कलन समिति में, तो 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं ना लोकसभा से आते हैं। इसे प्राक्कलन समिति को सबसे बड़ी समिति बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ी
समिति बोलते हैं। अगर हम बात करें तो केंद्र में ही एक और समिति होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसमें जो सदस्य होता है 15 और 7 होता है, बराबर टोटल सदस्य 22 होता है। 15 जो होता है ना लोकसभा से होता है, 15 सदस्य कहाँ से होता है लोकसभा से, 7 गो सदस्य होता है राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल जो होता है ना 1 वर्ष का होता है। हाँ, मतलब केंद्र में जो लोक लेखा समिति होती है उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 1 वर्ष होता है ना। अब है लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के किताब का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की किताब का नाम है उर्वशी। उर्वशी हो गया, और कुरुक्षेत्र। उर्वशी और कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी और कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद की किताब का नाम क्या है? आंसू। क्या है? आंसू, लहर और कामयानी। कामयानी। आंसू, लहर, कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। उर्वशी कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। लाल पान बेगम के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। एक क्वेश्चन को देखते हैं। जलालगढ़ किला बिहार के किस राज्य में? आंसर क्या है? जलालगढ़ किला बिहार के किस राज्य में है? तो ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या होता है? पूर्णिया जिला में। जलालगढ़ किला कहाँ है? तो पूर्णिया जिला में ना। अब हम कुछ अन्य किला की बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें बराबर की गुफाएं कहाँ है? बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो ये है जहानाबाद में। जहानाबाद में है ना। बराबर की गुफाएं कहाँ है? तो जहानाबाद में है ना। इसी तरह एगो तेलहर कुंड है। ये सब तेलहर कुंड पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तेलहर कुंड कहाँ है? तो ये कैमूर में। तेलहर कुंड कहाँ है? तो कैमूर में है ना। तेलहर कुंड कैमूर में हो गया। उसके बाद ककोलत झरना। ककोलत ये जो है ना ककोला झरना गर्म पानी का झरना है। ये ककोला झरना कहाँ है? तो नवादा में। ककोला झरना कहाँ है? तो नवादा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य अधिनियम 1950 बिहार राज्य अधिनियम 1950 के माध्यम से किस भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया है? स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य अधिनियम में 1950 के माध्यम से किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो पहला ऑप्शन उर्दू, दूसरा मैथिली, तीसरा हिंदी और चौथा भोजपुरी। तो हम बात करें कि मतलब किस भाषा को ना आधिकारिक, तो हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है ना। और उर्दू जो है ना द्वितीय भाषा है। मतलब उर्दू बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी में। द्वितीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। अब बात करें संविधान में भाषा की चर्चा है, तो जिसमें जो है ना 8वीं अनुसूची में भाषा है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था? आंसर 2 अक्टूबर 2014 को, 5 जुलाई 2013 को और 15 अगस्त 2012 को और 26 जनवरी 2015। तो बिहार में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ था। 5 जुलाई 2013 को। और केंद्र में जो है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2013 को। मतलब बिहार में 5 जुलाई 2013 को। बिहार में 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, जबकि केंद्र में यही 12 सितंबर 2013 को आया था। इसके तहत ना चावल जो है ना, चावल को 3 रुपये दिया जाता है ना, गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपया। मोटा अनाज को कैसे दिया जाता है? तो 1 रुपये में। और प्रसव के दौरान मतलब अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है या प्रसव के 6 महीने बाद तक 6 महीने तक मतलब 6 महीने तक उसको अनाज जो है ना आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। हाल ही में BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा पीटी उषा। मतलब ऑप्शन है पीटी उषा, पीवी सिंधु, संगीता बस्तुआ और रेणुका अय्यर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष पीवी सिंधु को नियुक्त किया। पीवी सिंधु जो है ना बैडमिंटन की खिलाड़ी है। पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ
का अध्यक्ष कौन है, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है ना। और बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु बैडमिंटन। हाल ही 2016 में 2016 में ना रियो ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक, रियो ओलंपिक, जिसमें पीवी सिंधु ने कौन सा था, सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। जबकि 2020 के 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये कौन सा मेडल लिया, तो ब्रॉन्ज मेडल। ये कौन सा मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और हाल ही में राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में भारतीय
ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सैंक्शन हॉक का संबंध किससे है? ए नंबर ऑप्शन है सीपी राधाकृष्णन, बी है उर्जित पटेल और सी है नितिन गडकरी और डी है राजनाथ सिंह। इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल ना। द ग्रेट सैंक्शन हॉक का लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल। नितिन गडकरी की किताब का नाम क्या है? तो संगतिल मानवीय व्यवस्थापन संगतिल मानवीय व्यवस्थापन किताब का नाम क्या है? मतलब किनकी किताब है? तो नितिन गडकरी का। द ग्रेट सैंक्शन हॉक किताब का नाम क्या है? तो उर्जित पटेल है।